हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम बात करने वाले मौलिक अधिकारों की। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात की थी भाग 2 की, सिटीजनशिप, नागरिकता से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपके एग्जाम में जहां से प्रश्न बन सकते थे, उन सभी पॉइंट को हमने उस वीडियो में शानदार जबरदस्त तरीके से कवर किया था। और इस वीडियो में, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अर्थात मूल अधिकारों के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात वही आती है, पिछले वीडियो में हमने भाग 2 के बारे में पढ़ा था और उसमें जो आर्टिकल थे वो थे आपके 5 से 11 तक। देखिए, भाग फर्स्ट में 1 से 4 तक थे आर्टिकल और भाग 2 में आर्टिकल थे 5 से 11 तक। और मौलिक अधिकार जो है वो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके जीवन के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, इसमें सबसे पहले वो पॉइंट निकल कर आता है कि भाग कौन सा है, तो भाग है 3, आर्टिकल है 12 से 35 तक। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर आपका। मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में वर्णित हैं? भाग 3 में। भाग 3 में आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल 12 से 35 तक। पॉइंट क्लियर। इसके बाद देखिए, बात करें यदि मौलिक अधिकार हैं तो ये पहला पॉइंट यही होता है कि कहां से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से मौलिक अधिकार ग्रहण किए गए हैं। तो ये ग्रहण किए गए यूएसए से। कहां से? यूएसए से मौलिक अधिकार ग्रहण किए गए हैं। अब बात करें कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? मूल संविधान में 7 थे। बात करें वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में है आपके 6। अब एक कहां गया, जिसके बारे में हमें बात करनी जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मूल संविधान में कितने थे? 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। एक था आपका संपत्ति का अधिकार। किसका? संपत्ति का अधिकार। देखिए, ये भी पहले मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता था, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यहां से हटा दिया गया और कहां रखा? आर्टिकल 300 क में, 300 क में रखा। ठीक है, अब ये कहां पर है? संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 क में किस प्रकार के अधिकार के रूप में है, यह भी आपको ध्यान रखना है। कानूनी अधिकार के तौर पर है, विधि अधिकार के तौर पर वहां पर इसको रखा गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। एक बात और ध्यान रखनी है कि ये 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये लागू कब हुआ, तो ध्यान रखना 1979 में ये लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1979 में। हुआ कब था? 44वां संविधान संशोधन 1978 में, लेकिन लागू कब हुआ? 1979 में। ये बेसिक चीजें थी मौलिक अधिकारों के बारे में कि भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 तक है, मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में 6 हैं, यूएसए से ग्रहण किए गए हैं। संपत्ति का अधिकार, जिसको पहले मौलिक अधिकारों की श्रेणी में था मूल संविधान में, उसको बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक कानूनी अधिकार के तौर पर आर्टिकल 300 क में रखा गया है। ठीक है, और ये जो 44वां संविधान संशोधन था, ये कब लागू हुआ था? 1979 में। कब लागू हुआ था? 1979 में ये लागू हुआ था। यहां तक क्लियर। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मौलिक अधिकारों को लेकर। वो क्या है कि इनको, जो भाग 3 है, जो मौलिक अधिकार हैं, इनको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो देखिए, भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब इस मैग्ना कार्टा शब्द को यदि हम समझे तो देखिए, मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। क्या होता है? अधिकार
पत्र। अब बात आती है कि इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, कब किया गया। तो मैग्ना कार्टा जो शब्द है, इस शब्द का जो प्रयोग है वो ब्रिटेन में हुआ था। कब? 1215 ईस्वी में। किसने किया था? वहां के राजा किंग जॉन ने किया था। किसने किया था? किंग जॉन ने। सामंतों के दबाव में आकर उसने अधिकार पत्र जारी किए थे नागरिकों के लिए। और एक और चीज ध्यान रखना, ये पहला लिखित अधिकार प्रपत्र है, दस्तावेज है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो मैग्ना कार्टा है ना, उस शब्द का प्रयोग ब्रिटेन के राजा ने 1215 ईस्वी में किया था। और वो ब्रिटेन का राजा कौन था? किंग जॉन था। कौन था? किंग जॉन। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? अधिकार पत्र होता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद मौलिक अधिकारों के बारे में यदि हम बात करें तो राज्य आपको यह प्रदान करता है कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य इस प्रकार से भेदभाव नागरिकों में नहीं करेगा। और ये गारंटी और सुरक्षा के साथ आपको मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। किसके साथ? गारंटी और सुरक्षा के साथ आपको मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए भी है। यदि आपके मौलिक अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ होती है, आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो आप उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। जिसके लिए क्या है, ये पॉइंट क्या निकल कर आता है कि मौलिक अधिकार वाद योग्य है। क्या है? मौलिक अधिकार क्या योग्य है? वाद योग्य है। कहने का मतलब न्यायालय में परिवर्तनीय है। देखिए, प्रस्तावना पढ़ी, नागरिकता के बारे में बात की, ठीक है, यहां पर मौलिक अधिकार के बारे में बात करें। देखिए, प्रस्तावना न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। उसी प्रकार के आपके आगे हम बात करेंगे नीति निर्देशक तत्व है और एक आपके मौलिक कर्तव्य, ये भी वाद योग्य नहीं है। लेकिन ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकार अर्थात मूल अधिकार जो है वो क्या है? न्यायालय में वाद योग्य है। इसका मतलब क्या है? वो मतलब समझिए, यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। आपको वहां पर गारंटी, सुरक्षा दी जाती है। किसकी? मौलिक अधिकारों की। इसी वजह से तो ये वाद योग्य है, अर्थात न्यायालय में परिवर्तनीय है। पॉइंट क्लियर। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपात के समय, लिखिए पॉइंट, राष्ट्रीय आपात के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन संभव है। मौलिक अधिकारों का निलंबन संभव है। देखिए, जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो उसमें समय क्या दिया गया है यहां पर कि मौलिक जो अधिकार है ना उनका निलंबन संभव है, लेकिन 2 आर्टिकल को छोड़कर। और आर्टिकल 2 कौन कौन से? एक 20 और एक 21। अपराध एवं दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण 20 और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21। इन 2 आर्टिकल को छोड़कर मौलिक अधिकारों का निलंबन संभव है। कब? राष्ट्रीय आपात के समय। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो आर्टिकल है ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, क्या है? केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कौन कौन से आर्टिकल? 15, 16, 19, 29, 30। केवल भारतीय नागरिकों को ही ये आर्टिकल प्राप्त है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर यहां पर। तो यहां पर जो 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एक बार फिर से देख लीजिए। भाग 3 को क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? अधिकार पत्र होता है। और इस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, ब्रिटेन के राजा किंग जॉन ने 1215 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग किया था। और उसने ही सबसे पहले ये नागरिकों के लिए अधिकार प्रपत्र जारी किए थे। ठीक है, इसके बाद बात करें कि मौलिक अधिकार क्या न्यायालय में वाद योग्य है? जी हाँ, मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है।
अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपात के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन संभव है। जी संभव है, लेकिन दो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर 20 में क्या है, दोष सिद्धि के विरुद्ध, अपराध में दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, और 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इन दो आर्टिकल को छोड़कर राष्ट्रीय आपात के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन संभव है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे मौलिक अधिकारों से संबंधित वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं कि आर्टिकल 12 से कहां तक थे? 35 तक। तो शुरुआत करें आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। राज्य को परिभाषित किया गया है किस में? आर्टिकल 12 में। तो लिखिए राज्य की डेफिनेशन अर्थात परिभाषा। देखिए यहां पर जो आर्टिकल 12 है ना, वो सेम आर्टिकल 36 जैसा है। 36 से 51 क्या है? भाग 4 नीति निर्देशक तत्व है। तो आर्टिकल 36 में भी क्या है? राज्य की परिभाषा है, राज्य की को परिभाषित किया गया है। और आर्टिकल 12 भी क्या है? ये भी राज्य को परिभाषित करता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है आर्टिकल 13। इस आर्टिकल को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए समझिए इसको, उसके बाद में लिखना। अगर संसद ऐसा कानून बनाती है जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या फिर उनके मौलिक अधिकार छिन रहे हैं किसी कानून की वजह से जो संसद ने बनाया है, तो न्यायालय के पास ये अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो उस कानून को शून्य घोषित कर सकता है। शून्य का मतलब उस कानून को समाप्त कर सकता है। ठीक है, इसको एक चीज, एक शब्द में समझिए। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत सुना होगा, अमेरिका में से लिया गया था, लेकिन इस शब्द का संविधान में कहीं भी उपयोग नहीं है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लिखिए, अगर संसद के द्वारा बनाया गया कानून, अगर संसद ऐसा कानून बनाती है, ऐसा कानून बनाती है जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो न्यायालय उस कानून को शून्य घोषित कर सकता है, उस कानून को समाप्त कर सकता है, या फिर बोल सकते हैं शून्य घोषित कर सकता है, देखिए आई बात समझ में। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि यदि संसद ऐसा कोई भी कानून बनाती है जहां से क्या होता है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उस कानून को न्यायालय शून्य घोषित या समाप्त कर सकता है। देखिए गारंटी और सुरक्षा के साथ ही तो आपको मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तभी ऐसा प्रावधान है कि संसद कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगी, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। यदि वो ऐसा करती है तो न्यायालय उसके पास ही बैठा है कि हम नहीं बनाने देंगे, इस कानून को क्या कर देंगे? समाप्ति कर देंगे। आप बनाइए, कैसे बनाते हो, लेकिन नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हम नहीं होने देंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। 12 आर्टिकल राज्य की परिभाषा, 13 में कानून है जिसको अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। पहला आता है आपका समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार। पहला है समानता का अधिकार। 6 मौलिक अधिकारों के बारे में यहां पर हम बात करते हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद तीसरा मौलिक अधिकार आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार।
शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद चौथे मौलिक अधिकार की यदि हम बात करें तो वो आपका आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। इसके बाद पांचवा आता है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार ये कौन सा है? 5 नंबर का। और लास्ट और इंपॉर्टेंट आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। छठा कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए अब यहां पर बात करें, ये 6 मौलिक अधिकार आपके, ठीक है, जो आपके भाग 3 में वर्णित हैं। समानता का अधिकार, आर्टिकल की बात करें तो ये है आर्टिकल 14 से 18 तक। समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें 19 से 22 तक है। इसके बाद तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आपका 23-24, आर्टिकल 23 और 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद 4 नंबर आर्टिकल आता है, मौलिक अधिकार आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये है आर्टिकल 25 से 28। इसके बाद आता है 5वां मौलिक अधिकार संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें आर्टिकल आपके आते हैं बच्चों 29-30। कौन से? 29 और 30, ठीक है। इसके बाद आपका आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आपका आर्टिकल 32 में है। किस में है? आर्टिकल 32 में। तो ये 6 मौलिक अधिकार थे और आपको मैंने बता दिए कि कौन कौन से आर्टिकल में अंतर्गत ये आते हैं। देखिए फिर से देख लीजिए, पहला है समानता का अधिकार, जिसको बोला जाता है समता का अधिकार भी, ठीक है। अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 14 से 18 तक है, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें ही है 5 आर्टिकल। देखिए ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि कौन से समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं। तो 14, 15, 16, 17 और 18 कितने आते हैं? 5 आते हैं, ठीक है। और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें यहां पर, तो बात करने वाले समानता के अधिकार की, ठीक है। समानता के अधिकार की यदि हम बात करें तो देखिए यहां पर सबसे पहले बात आती है आर्टिकल 14, जिसमें है विधि के समान संरक्षण, या दूसरा है विधि के समक्ष समता, ठीक है। इस चीज को यहां पर यदि हम समझें तो सबसे पहले बात यही आती है कि विधि के समक्ष समता की बात करें तो ये कहां से लिया गया था? ब्रिटेन से ये ग्रहण किया गया। कहां से? ब्रिटेन से। दूसरा पॉइंट है विधियों का समान संरक्षण, ये लिया गया आपका अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। अब इस चीज को समझिए, विधि के समक्ष समता, कानून के समान सभी होने चाहिए, कानून से ऊपर कोई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। विधि के समक्ष समता। इसके बाद विधियों का समान संरक्षण, समान के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। विधियों का क्या है? समान संरक्षण, या सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। लेकिन इन सब चीजों में देखें कुछ अपवाद है। विधि के समक्ष समता की बात करें हम, जहां पर जो गिरफ्तारी है, इन सब चीजों को लेकर बात करें कि ये कानून जो है वो सबके लिए समान होना चाहिए, कोई भी कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल का जो पद है वो इसका अपवाद है। राष्ट्रपति और राज्यपाल का पद क्या है? इसका अपवाद। किस प्रकार से? देखिए यदि वो पद पर हैं तो उनके खिलाफ हम कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती जब तक वो पद पर है।
तो इसमें क्या है, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है किसके, आर्टिकल 14 के। तो आर्टिकल 14 आपको समझ में आया होगा कि विधि के समक्ष समता, कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। दूसरा है कि विधियों का समान संरक्षण, कि कानून का समान उपयोग होना चाहिए, समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। समान के साथ क्या होना चाहिए, समान व्यवहार होना चाहिए। इसके बाद बात करें समानता के अधिकार के अंतर्गत आपका आता है आर्टिकल 15, और उसमें क्या है कि धर्म, लिंग, जाति के आधार पर मूलवंश, धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। देखिए यहां पर लिखा गया है केवल, केवल और विभेद, इसमें दो शब्द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विभेद का मतलब तो क्या होता है, भेदभाव, ठीक है, क्या होता है, भेदभाव। विभेद मतलब भेदभाव हो गया। केवल मतलब केवल, तो क्या लिखा गया है कि धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। आप इस आधार पर विभेद या भेदभाव नहीं कर सकते, केवल इनके आधार पर, अन्य तरीकों से आप कर सकते हो, ठीक है। इसके भी अपवाद हैं। इस आर्टिकल के अपवाद की हम बात करें तो देखिए यहां पर लिखा गया है लिंग, जन्म स्थान के आधार पर। तो देखिए महिलाओं के बारे में बात करें तो उनको आरक्षण, विधानसभा, इनमें क्या है, आरक्षण है। तो यहां पर क्या हुआ, भेदभाव हुआ। लेकिन यहां पर क्या लिखा गया है कि धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का क्या है, प्रतिषेध। तो प्रत्येक आर्टिकल से संबंधित जो भी पॉइंट है ना, वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। साथ ही उनके एक्सेप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे समझने में क्या होने वाली, आसानी, और ये अच्छे तरीके से याद होने वाले। इसके बाद समानता के अधिकार के अंतर्गत ही आपका आता है आर्टिकल 16 के अंतर्गत लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। किसकी, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अब इसमें देखिए लोक नियोजन, नियोजन का मतलब क्या है, नियुक्ति। क्या है, नियुक्ति। कहने का मतलब सीधा सीधा साफ है कि जो नियुक्ति है उसमें क्या नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो सभी की समान तरीके से होनी चाहिए। लेकिन यहां भी क्या है, नियुक्ति में भी क्या है, भेदभाव किया जाता है। इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हो गई, उनकी क्या है, नियुक्ति में आरक्षण, ठीक है। तो इस आर्टिकल के भी क्या आपके एक्सेप्शन है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, कुछ विषयों में नियुक्ति के आधार पर कुछ विषयों में क्या होनी चाहिए, अवसर की समानता होनी चाहिए। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 17, जिसमें दिया गया है अस्पृश्यता का अंत, और एक है आर्टिकल 18 जिसमें है उपाधियों का अंत। इनके बारे में देखिए आर्टिकल 17 क्या कहता है कि अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध। अस्पृश्यता जिसको हम आम भाषा में जानते हैं छुआछूत, जो भेदभाव लोगों के बीच में होता है, लेकिन आज के समय इसका जो लेवल है वो बहुत कम हो चुका है, ये लगभग समाप्त शाही हो चुका है। क्योंकि जो जनता है, जो लोग हैं, वो सब पढ़े लिखे हो चुके हैं, इन चीज़ों को नहीं मानते, और नहीं मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सभी समान हैं। इस देश के नागरिक हैं, एक देश के नागरिक हैं तो समान ही है। तो इसका आर्टिकल 17 में अलग से दिया गया है अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध। उसका जो आचरण करेगा वो क्या होगा, निषिद्ध होगा, गैर कानूनी होगा, ठीक है। ये है आपका आर्टिकल 17। इसके बाद बात करें आर्टिकल 18 की, तो 18 में अभी मैंने बताया था उपाधियों का अंत। इसमें भी कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि सेना के द्वारा या फिर विद्या संबंधी जो कोई भी सम्मान है वो आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आप उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। किसी अन्य देश के द्वारा हमारे देश के नागरिक को कोई भी उपाधि दी जा रही तो वो ग्रहण नहीं करेगा, वो उपाधि प्राप्त नहीं करेगा, ठीक है। या राज्य किसी विदेशी नागरिक को दे रहा है तो वो भी ऐसा नहीं करेगा। किसको छोड़कर, सेना या फिर विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक है। इसका मतलब आप अब बात करोगे सर पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये उपाधियां नहीं है,
ये चीजें सुप्रीम कोर्ट में भी गई थी, लेकिन क्या हुआ, वहां पर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये उपाधियां नहीं, ये सम्मान है। क्या है? सम्मान। इसी वजह से ये आज भी सुचारू रूप से दिए जाते हैं। तो 18 क्या कहता है कि सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर क्या हो? रोक। सभी उपाधियों पर क्या है? रोक। इसके बाद दूसरा मौलिक अधिकार आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपका 19 से 22 तक है। किसमें है? 19 से 22 तक। और 19 जो आपका आर्टिकल है, इसमें 6 प्रकार की आपको स्वतंत्रता दी गई है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रता। वो कौन कौन सी है, आइए हम बात करते हैं उनके बारे में। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो यहां पर 6 प्रकार की 19 आर्टिकल में दी गई है। 6 प्रकार की। पहली है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की जो आजादी है वो आर्टिकल 19 के तहत हमें प्रदान है। 6 प्रकार के अधिकार हमें प्राप्त है। वाक और अभिव्यक्ति, अपनी बात रखने, बोलने संबंधी जो अधिकार है वो किस में है? आर्टिकल 19 में। इसके बाद दूसरा है संघ और सम्मेलन। कहने का मतलब सम्मेलन करने की आपको छूट है। आप शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन कर सकते हैं, निरायुध तरीके से आप सम्मेलन कर सकते हैं। यह नहीं कि आप हथियार लेकर जंतर मंतर पर बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। आपको वहीं पर तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन आप किसी मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन कर सकते हैं, यह आपको अधिकार प्राप्त है। इसके बाद तीसरा है संघ। संघ का मतलब क्या है कि आप संघ बना सकते हैं या फिर सहकारी समितियों का गठन कर सकते हैं। और बल्कि ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि आपने संघ बना लिया, सहकारी समिति बना ली, बस आपको यहीं तक अधिकार प्राप्त है। जी नहीं, आप इनको सुचारू रूप से चालू कर सकते हैं, इनको सुचारू रूप से संगठित रूप से चला सकते हैं। सुचारू रूप से या संगठित रूप से आप इनको क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। किसको? संघ को या फिर सहकारी समितियों को। इसके बाद अगला आपका संचरण। कौन सा है? संचरण। संचरण का मतलब क्या है कि आप अपने देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में या फिर एक राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी प्रकार से भ्रमण कर सकते हो, घूम सकते हो। यह आपको अधिकार प्राप्त है। आपको कोई नहीं रोकेगा कि आप क्या कर रहे हो, किस राज्य, इस राज्य में क्यों आए हो। ठीक है, तो यह है संचरण का अधिकार आपको। इसके बाद अगला आता है निवास। आप किसी भी राज्य में जाकर बस सकते हो, वहां पर निवास कर सकते हो, रह सकते हो। निवास करने की जो अधिकार है वो भी आपको प्राप्त है। इसके बाद छठा है वर्ती। वर्ती मतलब आप व्यापार कर सकते हो, वर्ती कर सकते हो, किसी भी व्यवसाय को अपना सकते हो, कोई भी आप व्यापार धंधा कर सकते हो। ये है आपके आर्टिकल 19 के तहत 6 अधिकार आपको प्राप्त हैं। फिर से देख लीजिए कौन कौन से हैं। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन संघ बनाने की स्वतंत्रता, संचरण मतलब आज घूमने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी एक राज्य से दूसरे राज्य में या फिर एक ही राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप भ्रमण कर सकते हो। भारत में आप किसी भी राज्य में निवास कर सकते हो, वहां पर जाकर बस सकते हो, किसी भी व्यापार, कोई भी व्यापार कर सकते हो। आपको व्यापार करने, व्यवसाय करने का भी अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो ये था शोषण के विरुद्ध अधिकार में पहला आर्टिकल, आर्टिकल 19। इसके बाद देखिए आर्टिकल 20 के बारे में अभी हमने बात की थी। अपराधों के विरुद्ध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यह 20 और 21 वही आर्टिकल है जो राष्ट्रीय आपात के समय निलंबन इनका नहीं होता है। और 21 कौन सा है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। देखिए इसमें दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यह आर्टिकल 20 है। और आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसकी बात कर रहे थे? 19 से 22 शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए अब 21 क देखिए पहले। 21 क भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि संविधान के
86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके द्वारा ऐड किया गया था 21 के प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, अर्थात 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये है आपका 21 का, किसके द्वारा? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ऐड किया गया था। ठीक है, इसके साथ आर्टिकल 22 ये भी आपका आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत 19 से 22, सॉरी इसके अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, पहला था समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये आपका आता है 19 से 22। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, कि कुछ ऐसी कंडीशन जिनमें गिरफ्तारी पर रोक हो, किस पर हो? गिरफ्तारी पर रोक और निरोध से संरक्षण। ये कौन सा है? आर्टिकल 22 कहता है कुछ कंडीशन है, कुछ दशाएं हैं जिनमें गिरफ्तारी से क्या है? रोक है, साथ ही निरोध से संरक्षण है। तो ध्यान रखना यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 21 का, और एक आपके 20 और 21 जो कि निलंबित नहीं होते हैं राष्ट्रीय आपात के समय। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद तीसरा मौलिक अधिकार आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 23-24 है। 23 है बलात्श्रम का निषेध है। ठीक है, 23 में क्या है? बलात्श्रम का प्रतिषेध। देखिए बलात्श्रम का मतलब क्या होता है? एक तो इसका मतलब यदि हम समझे तो एक तो बेगार होता है, जिसको हम आम भाषा में उपयोग करते हैं कि बिना किसी परिश्रमिक के, बिना किसी तनख्वाह के, परिश्रमिक, ठीक है समझिए इसको, बिना किसी परिश्रमिक या तनख्वाह के कोई काम करवाना, वो क्या होता है? बेगारी होती है, बेगार बोला जाता है जिसको। और यहां पर बलात्श्रम का यदि हम अर्थ समझे तो इसका अर्थ होता है कि आपसे कोई कार्य करवा रहा है लेकिन आपकी इच्छा ही नहीं है। कहने का मतलब आपकी इच्छा के विरुद्ध जाकर आप वो कार्य कर रहे हैं किसी के दबाव में आकर, वो होता है आपका बलात्श्रम। तो इसको प्रतिषेध किया गया है किस आर्टिकल के तहत? तो बच्चों आर्टिकल 23 जो है ना वो कहता है क्या? कि बलात्श्रम का प्रतिषेध है, मतलब ये गैर कानूनी है। आप ऐसा किसी से नहीं करवा सकते, जबरदस्ती किसी से कार्य, उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करवा सकते, या फिर आप बिना परिश्रमिक दिए, बिना धन दिए उससे कार्य नहीं करवा सकते। ठीक है, ये क्या है? आर्टिकल 23 है। इसके बाद आर्टिकल 24 की बात करें तो आर्टिकल 24 में क्या है कि जो कारखाने हैं, जो कंपनियां हैं, उनमें जो होटल है आपके, उनमें 14 वर्ष तक के कम बच्चों को काम करने की मनाही है या काम करने पर प्रतिबंध है। तो इसमें क्या? आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे उसमें कार्य नहीं कर सकते। ये भी क्या है? गैर कानूनी है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 24 के तहत। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत 2 आर्टिकल हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है आपका 23, आर्टिकल 23, और एक है आपका आर्टिकल 24। दोनों आपको ध्यान रखने। 23 कहता है कि बलात्श्रम का प्रतिषेध है, और 24 कहता है कि कारखानों इत्यादि में बच्चों का क्या है? नियोजन का प्रतिषेध है। दोनों आर्टिकल समझ में आ गए। यहां पर हमने 3 मौलिक अधिकार पढ़ लिए हैं। इसके बाद चौथा मौलिक अधिकार आता है हमारे सामने, और वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए जब हमने प्रस्तावना के बारे में पढ़ा था तो वहां पर एक शब्द हमने पढ़ा था, धर्मनिरपेक्ष। हमारा देश किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। कहने का मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा देश। कोई भी हमारे देश का विशेष धर्म नहीं है, सभी को समान यहां पर अधिकार प्राप्त है। ठीक है, प्रस्तावना में पढ़ा था धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इससे पहले ही देखिए, ये तो शब्द बाद में जोड़ा गया था प्रस्तावना में, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, उससे पहले ही मौलिक अधिकारों में धर्म से संबंधित कुछ अधिकार यहां पर प्रदान किए गए हैं, और वो कौन कौन से अधिकार हैं वो देखिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आया आपका आर्टिकल 25 से 28 तक, 25 से 28 तक। अब देखिए आर्टिकल 25 क्या कहता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता,
धर्म के अबाध रूप से मानने, उसके आचरण और उसके प्रचार की स्वतंत्रता। धर्म को आप मान सकते हैं, किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। अबाध रूप से मानने, मान सकते हैं। आचरण, पूजा पाठ जो आप कर रहे हैं या फिर आप कुछ भी जिस धर्म को अपना रहे हैं उससे संबंधित जो क्रियाएं वो आप कर सकते हैं। साथ ही प्रचार और प्रसार की स्वतंत्रता, आप उसका प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना उस धर्म से को किसी को जबरदस्ती नहीं अपनाने के लिए कह सकते या किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि आप इसको अपना लीजिए। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 25 के अंतर्गत दिया गया है धर्म से संबंधित कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 25 के तहत। देखिए, चौथा जो हमारा मौलिक अधिकार है उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो जाहिर सी बात है उसमें जितने भी आर्टिकल हैं 25 से 28 तक है, तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होंगे? धर्म से संबंधित अधिकार होंगे। और पहला हमने पढ़ लिया कि 25 में क्या है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना किसी को बाध्य नहीं कर सकते किसी धर्म को अपनाने के लिए। यह भी पॉइंट याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। जो भी धार्मिक कार्य, जो भी आप धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई भी धार्मिक किसी भी धर्म से संबंधित कोई भी कार्य है, जैसे हमारे धर्म से संबंधित पूजा पाठ करते हैं या फिर किसी दूसरे धर्म से संबंधित ईसाई धर्म से संबंधित चर्च वगैरह में जाते हैं, जो भी अपने धर्म से संबंधित जो भी क्रियाएं होती है वो क्या है? प्रबंध की स्वतंत्रता आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 26 में। किस में है? आर्टिकल 26। 25 और 26 कंप्लीट। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 27। 27 में क्या है? किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। संदाय का मतलब क्या होता है? पेमेंट, ठीक है। किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए, किसी भी धर्म को बढ़ाना है तो सरकार ये नहीं कर सकती, राज्य ये नहीं कर सकता किसी एक धर्म पर ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है या किसी एक धर्म पर कुछ ज्यादा ही वो कर रहा है, नहीं, वो सभी धर्म को समान मान्यता प्रदान करता है, ठीक है। और उसी के लिए क्या है? करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 27। इसके बाद आर्टिकल 28 कहता है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। कुछ शिक्षा संस्थाओं में, देखिए, राज्य से संबंधित जो भी शिक्षा संस्थाएं चल रही हैं उनमें किसी विशेष रूप धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। जो राज्य से संबंधित है, जो राज्य की नीतियों से चल रही है, राज्य की शुल्क से चल रही है, कहने का मतलब जो सरकार की है शिक्षा संस्थाएं, उनमें किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। और उसको बढ़ावा देने वाली जो भी क्रियाएं हैं वो उन शिक्षा संस्थाओं में नहीं की जाएंगी, लेकिन ये ध्यान रखना वो राज्य के द्वारा संचालित हो रही हो, सरकार के द्वारा संचालित हो रही हो। ये साथ में पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गए आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। अब आता है पांचवा मौलिक अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि आपका है 29 और 30 में। कौन से में? 29 और 30 में। देखिए, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29-30। आर्टिकल 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा करने का अधिकार। अल्पसंख्यक, देखिए संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन यहां पर है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी भाषा, लिपि या फिर जो उनकी संस्कृति है उसको, उसकी सुरक्षा करने का उनको अधिकार है, उसको बढ़ावा देने का भी उनको अधिकार है। ऐसा किस आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल 29 में लिखा गया है। इसके बाद आर्टिकल 30 की बात करें कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनको सुचारू रूप से चालू कर सकते हैं और उनका प्रशासन करने का भी अधिकार है। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद
30 के तहत, आर्टिकल 30 के तहत ये अधिकार उनको प्राप्त है। तो आर्टिकल 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में दोनों अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं। ध्यान रखना कि 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक जो है ना, वो अपनी लिपि, भाषा, संस्कृति को सुरक्षित रखने का उनको अधिकार है। और 30 कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों के पास है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 30 के तहत। अब आपका आता है लास्ट मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके द्वारा मौलिक अधिकार क्या है? अर्थहीन है, संविधान अर्थहीन है, ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। चलिए देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है कि मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार। देखिए, एक तो है आपका आर्टिकल 32, एक है आपका आर्टिकल 226। चलो यहां पर बात आ रही तो दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 32 देखिए, सबसे पहले तो ये आर्टिकल निकल कर आते हैं। हमने पढ़ा था कि जो मौलिक अधिकार है वो क्या है? वाद योग्य है, उनको लेकर हम न्यायालय में जा सकते हैं। जी हां, जा सकते हैं। तो उसी को लेकर ये है कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप कहां जा सकते हैं? उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो आप आर्टिकल 32 की हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। और वहां पर उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है। कितने प्रकार की रीट जारी करता है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब यदि हम समझे तो आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसको कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने पेश किया जाए, या फिर आप उसको जेल में नहीं रख सकते। उसको किसके सामने पेश किया जाए? न्यायालय के सामने, ताकि उसका पता चले कि उसने अपराध किया है तो वो जेल की सजा भुगते या फिर उसको स्वतंत्र किया जा सके। इसके बाद बात करें, प्रतिषेध हो गया एक। तीसरा है परमादेश। परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं। इसमें न्यायालय सार्वजनिक क्षेत्र के जो अधिकारी हैं उनको आदेश दिया जाता है कि आपने ये काम नहीं किया, या फिर आपने इस काम के बारे में मना क्यों कर दिया, क्योंकि ये आपके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आ रहा है, आपने मना क्यों किया, वो परमादेश है, जिसका मतलब है हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का मतलब है कि जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय, वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों को यह आदेश देता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, तो आप इनको मत कीजिए, ये आपके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। इसके बाद परमादेश के बाद बात करें उत्प्रेषण। उत्प्रेषण ये भी कानूनी है, ठीक है। जो सिविल लोग हैं, कानूनी न्यायिक लोग हैं, उनके लिए जारी किया जाता है। और 5 का है उत्प्रेषण और अधिकार पर्चा। अधिकार पर्चा, तो ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप जा सकते हैं उच्चतम न्यायालय में, और वो 5 प्रकार की रीट आपके जारी की जाती है आपके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को बचाने के लिए। कौन कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार पर्चा, ठीक है। तो ये था आपका आर्टिकल 32। आ गई बात समझ में? तो यहां पर हमने बात की, चर्चा की मौलिक अधिकारों की। 6 मौलिक अधिकार थे, मूल संविधान में 7 थे। फिर से देख लीजिए, इनको एक बार स्पीड से थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से याद रहेंगे। पहला था आपका समानता का अधिकार, 14 से 18 तक है। उसके बाद आपका है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23-24 आर्टिकल में है। उसके बाद आपका आता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, 25 से 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से 28 तक है, ठीक है। इसके बाद आता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जो 29-30 में है। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 में। किस में है? आर्टिकल 32 में। तो इस सेशन में हमने कवर किया मौलिक अधिकार अर्थात भाग 3 को। आशा है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सेशन समझ में आया होगा। और
इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, प्रत्येक जो पॉइंट है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अच्छे तरीके से जितने भी अभी तक पॉलिटी के पिछले वीडियो हमने बनाए हैं, कवर किए हैं, उनको शानदार तरीके से रिवीजन करते रहिए ताकि एग्जाम के समय आप उनका अच्छे से उपयोग कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।